31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव बामसिफ कर रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है उसमें BIS के सर्टिफिकेशन होने चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी का जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो अगर ये कह रही है कैलकुलेटर की तरह, तो कैलकुलेटर में टाइम नहीं होता, इसमें टाइमर क्यों है? हम मंदी हाउस में इकट्ठे होंगे, उसके बाद हम PMO के पास जाएंगे, PMO से होकर के हम राष्ट्रपति जी के पास हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। ये जब वो मशीन से वहाँ का जब वो खुला, उस खुद के बूथ से उसको एक भी वोट नहीं मिला BSP कैंडिडेट को। जिसको फौज के पास जो होना था, उस हथियार से हेलीकॉप्टर पे जो फायरिंग किया गया, तो ये कह सकते नहीं जी राम मंदिर का असर था, और ये बोले एक माहौल बनाना है ताकि जनता को भी लगे हाँ यार शोर तो मच रहा था। वो तो चोरी तो बाद में हो रही है ना, उस वक्त नहीं हो रही जिस वक्त वो जनता को दिखा रहे हैं। जब काउंटिंग हुआ तो 171 वोट आया, वहाँ की जो मतदाता एक्चुअल मतदाता ओनली 90। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। EVM को लेकर के एक मुहिम छिड़ी हुई, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सैम पित्रोदा से लेकर दिग्विजय सिंह, और दिल्ली में भानु प्रताप सिंह वकील, राजेंद्र पाल जो कि विधायक हैं दिल्ली में, महमूद प्राचा वगैरह भी लगातार एक कॉमन मंच बना करके EVM के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इनकी लगातार यही मांग है कि 2024 के लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। अब किन बातों को लेकर के मतभेद है, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम खुद मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जैसे कि हम और आप जब बात करते हैं, जब हम EVM की बात करते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि आप लोग EVM पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो BJP जीतती है, लेकिन तेलंगाना में हार जाती है। तो तेलंगाना में क्या EVM खराब नहीं थी? इस तरीके के तथ्य दिए जाते हैं। एक्चुअली एक बात बताइए, अगर हर स्टेट में ही BJP जीतेगी तो फिर वो ये इस्टेब्लिश कैसे करेंगे कि EVM में गड़बड़ नहीं है? एक आध स्टेट दूसरे को भी जीत लेना, तो ईमानदारी से एक आध जगह मत करो गड़बड़, बाकी जगह गड़बड़ कर लो। दूसरी बात, ये टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी होती है जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो IIT के प्रोफेसर्स हैं, एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं। वो लोग, और उन IIT के जिन IITs के अंदर अक्सर SC ST OBC के छात्र सुसाइड कमिट करते हैं, और इसलिए कमिट करते हैं क्योंकि जातिवादी प्रोफेसर्स उनको इंटरनल में नंबर कम देते हैं, वाइवा में नंबर कम देते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको इतना डिप्रेशन में ले आते हैं कि वो बच्चे सुसाइड कर लें। और वो लोग जब टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के अंदर हैं और वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा ये पूरा EVM बन रहा है, क्योंकि ECI या BEL या जो दूसरी जो कंपनी है ECIL, वो दोनों कंपनी केवल वो हार्डवेयर बनाती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम जो है वो कर रही है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी सरकार के कंट्रोल में है और वो पहले ये तय कर ले किसको जिताना है, और वो उसमें एक बात बताइए, इस EVM के अंदर टाइमर क्यों है? इस EVM के अंदर टाइम के साथ डेट वो सेट करने का एक क्लॉक क्यों है, वॉच क्यों है उसमें? यानी कि उसमें अगर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी सॉफ्टवेयर में ये चीज़ डाल दे कि फलां तारीख को इतने बजे के बाद ये वोट स्वैप हो जाए, फलां पार्टी को वोट स्वैप हो जाए इतने % वोट, अगर वो सॉफ्टवेयर में डाल दे तो उसका कोई रोक जांच करने वाला नहीं है। और वो जो पहले दिखाते हैं डाल के मॉक पोल करवाते हैं, सारे बूथ एजेंट्स को बुलाते हैं। हाँ, उस वक्त वो रिपोर्ट वही देगी जो हकीकत में दिख रहा है, जितना डाल रहा है वही दिखाएगी। आप कह रहे हैं उस समय दिखाएगी, उसमें सही रहती है मशीन, उसके बाद वो चेंज कर देते हैं। उस वक्त वो काम नहीं, उसमें सॉफ्टवेयर में वो नहीं डाला, उस वक्त तो वही है जो डलना वही दिखाना है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में ये डाल दिया कि चुनाव की, जैसे चुनाव सपोज करो 20 तारीख को है, तो 19 तारीख की रात को 12 बजने के बाद उसके बाद आपका वोट स्वैप कैसे होगा, ये उसमें काम करेगा। तो फिर तो सुबह वोट डलने चालू हो रही है और वो स्वैप हो रही है, और वो भी एक उसका टाइमर सेट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो अगर ये कह रही है कैलकुलेटर की तरह, तो कैलकुलेटर में टाइम नहीं होता, इसमें टाइमर क्यों है? इसमें टाइम, डेट, वो सब कुछ है। और अगर एक चीज़ और मुझे एक्सपर्ट्स ने बताई है कि अगर इसमें ये क्लॉक ना हो, टाइमर ना हो, तो इसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। फिर राजेंद्र पाल जी, आप लोग इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब आगे आज आप लोगों का अनाउंसमेंट क्या है? आगे आप लोगों ने एक मंच बनाया, मुझे पता चला है, कुछ मिस कॉल के जरिए आप लोगों को रजिस्टर करवा रहे हैं। पूरा एक
क्या सिस्टम बना करके आगे लड़ाई लड़ेंगे उसके बारे में हम लोग बताइए। तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत में संविधान का राज है। भारत में वोटर, प्रजातंत्र के अंदर वोटर तय करता है किसकी सरकार बनानी है, किसको चुनना है। लेकिन आज वोटर की वोट की चोरी हो रही है। वोटर को भरोसा ही नहीं है कि उसकी वोट सही जगह जा रही है। जैसे आपको मैं बताऊं, आसाम का एक चुनाव का एक घटना है। वहाँ पे टोटल मतदाता वोट डालने वाले वोटर केवल 90 थे, लेकिन वोटिंग मशीन में 171 वोट पड़ गए और 5 इलेक्शन कमीशन ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया। तो वो कहाँ से हुआ, कैसे संभव हुआ? दूसरा, जैसे छत्तीसगढ़ में बीएसपी के कैंडिडेट चुनाव लड़े और उस चुनाव में उनका खुद का परिवार जिस बूथ पे रहता था, रिश्तेदार रहते थे और वो खुद रहते थे। जब वो मशीन से वहाँ का जब वो खुला, उस खुद के बूथ से उसको एक भी वोट नहीं मिला बीएसपी कैंडिडेट को, तो उनका वोट आखिर गया कहाँ? कितने लोगों ने मिस कॉल करके आप लोगों को अभी तक समर्थन दे दिया है? अभी तक लगभग 4,65,000 ने 4 दिन के अंदर मिस कॉल किया है ड्यूरिंग दीज लास्ट 4 डेज। और जो लोग कई बार कोशिश करते हैं, जिनको नहीं पता कि 2 बार बस के बंद हो गया तो आपका हो गया रजिस्टर, वो लोग बार बार कर रहे हैं, उनको भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 10.5 लाख लोग 4 दिन के अंदर कर चुके हैं। ये आगे इस मुहिम को कैसे लेकर के जाएंगे? आगे जैसे 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव बामसिफ कर रही है। हम सब आह्वान कर रहे हैं पूरे देश के अपने लोगों से, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं इस मुहिम में, कि हमें वोट, मतदाता की वोट चोरी रोकनी है और बैलेट पेपर वापस लाना है, ईवीएम को भगाना है। वो लोग आएंगे और यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव करके हम कहेंगे कि आप, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की, जिस पे हमें ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आप जिद्दी क्यों हो, आप ईवीएम से चुनाव कराने पे आमादा क्यों हो? राजेंद्र जी, ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी हो जाता है क्योंकि आप चुन करके आए हैं। मुझे लग रहा है तीसरी बार विधायक बने हैं आप। नहीं, 2 बार बन चुका हूँ और बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत चुका हूँ, दिल्ली के हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट से जीता हूँ। इस बार भी विधायक बने आप। इस बार भी बीजेपी ने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कहें तो ईवीएम को सेट नहीं किया था कि वो बीजेपी चाहती थी कि, जैसे पहले कहा, नहीं सुनिए मेरी बात, अब सुन लीजिए मेरा सवाल, क्योंकि मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ कि क्या बीजेपी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी जीत जाए, इसलिए ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की? दिल्ली में चाहती थी बीजेपी के राजेंद्र पाल गौतम जीते, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करी? देखिए, 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो है, दिल्ली में सरकार हमारी है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों पे कब्जा किया हुआ है। तो नाम को सरकार हम चला रहे हैं, लेकिन सब कुछ तय तो वो हो रहा है जो केंद्र सरकार चाह रही है, ठीक है, एलजी के माध्यम से। ठीक है। दूसरी बात, अगर वो सारे ही स्टेट को जीत लें, फिर तो ये दावा और पुख्ता हो जाएगा कि ये कुछ काम नहीं कर रहे, एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिए। इन्होंने कहा था भारत में ब्लैक मनी वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। ब्लैक मनी वापस नहीं आया, 1.5 गुना और बढ़ गया। तो राजेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर तो ईवीएम कुछ चुनाव ये फेयरली होने देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी मैक्सिमम मेजोरिटी चुनाव ये लोग जीत जाते हैं। राजेंद्र जी, आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए चुनाव हार जाएगा? वो 200 से नीचे पहुंच जाएगा पूरा एनडीए, और बीजेपी 150 से नीचे पहुंच जाएगा। राम मंदिर की हवा चल रही है, सड़क ये पर हवा आपको नहीं माहौल है, नहीं दिख रहा है? ये एक माहौल बनाया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि ईवीएम से अगर ये 400 सीट जीत गए, जो ये कह रहे हैं, यानी ऐसा क्यों 400 होता है? पार पिछली बार इन्होंने कहा था 300 पार, तो 300 पार हो गई। आज ये कह रहे हैं 400 पार। तो अब ये कल को अगर 400 पार अपना ईवीएम घोटाले से ले आए, तो ये कह सकते हैं नहीं जी राम मंदिर का असर था। और ये बोले एक माहौल बनाना है ताकि जनता को भी लगे हाँ यार शोर तो मच रहा था। चूँकि पूरा मीडिया ये खरीद चुके हैं, पूरा मीडिया आज गोदी मीडिया, जिसको मनुवादी मीडिया कहते हैं, वो गोदी मीडिया पूरी तरह बीजेपी के कंट्रोल में आज। क्योंकि जिन उद्योगपति घराने जो मीडिया के मालिक हैं, वो सब लोग बीजेपी के नेताजी के यार दोस्त हैं, और इसीलिए जो वहाँ ईमानदार पत्रकार थे वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं या निकाले जा रहे हैं। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए, फिर मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि चुन के आए हैं आप, अभी बाकी जो आपके साथ लोग हैं, अगर मैं जो चुन अभी के आया हूँ, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ मुझे ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, और मेरा पक्का भरोसा है कि ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से ये जो गड़बड़ चल रही है, आप लोगों ने मुहिम छेड़ दी है, चुनाव आयोग जगह जगह जो है अपनी वर्कशॉप्स लगा करके लोगों को बुला करके डेमो दे रहे हैं किस तरीके से ईवीएम काम करते हैं। फायदा क्या है? अगर उसने टाइमर उसमें है, कब वो टाइम पे स्वैप होगा, उससे पहले तो जितना मर्जी डेमो दिखा, जो आप डालोगे वो दिखेगा। वो तो चोरी तो बाद में हो रही है ना, उस वक्त नहीं हो रही जिस वक्त वो जनता को दिखा रहे हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम दिखा क्यों रहे हो? लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जब ये विपक्ष के लोग चुनाव जीत जाते हैं तब तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, चुनाव हारते ईवीएम पर सवाल उठाने लग जाते हैं। पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसे चुनाव जीतना चाहिए? ऐसा कौन सा काम किया है कि जनता उसे वोट दे?
मैं कल बड़ा दिलचस्प बात है राजेंद्र जी, मैं दिल्ली में रोज़ एक अपना शो करता हूँ जनता के दिल में क्या है। 2 दिन से जाकर के मैं लोगों के बीच जाता हूँ और मैं किसी को खड़ा नहीं करता हूँ, अचानक से रैंडम लोगों से पूछता हूँ आपको मेरी ईमानदारी पे यकीन है? जी। सालों से जानते हैं मुझे। लोग जो हैं इस बार कह रहे हैं हम राम मंदिर पर बीजेपी को वोट दे देंगे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। नहीं, ये डिपेंड करता है आपने पूछा किस कम्युनिटी के लोगों से और किस जगह लोगों से पूछा है। ये जरूरी नहीं है आपने 1 जगह जाकर 10 लोगों से पूछ रहे तो जो आपने वहाँ पूछा वो सही हो। ये देश इतना बड़ा है, 143 करोड़ 25 लाख कुछ हमारे यहाँ अब जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है। और देश के ज़्यादातर लोग गरीबी और बदहाली से परेशान हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है ना, तेज़ी से महंगाई बढ़ती जा रही है और सारा काला धन सब एक पार्टी ने पूरा कब्जा कर लिया है। हर जिले में उन्होंने कार्यालय बना लिए हैं, तो आज पूरे देश पे कब्जा कर लिया है, प्रजातंत्र लगभग खत्म हो गया है। तो ऐसे में आप चंद लोगों से ऐसे ये तो इस हिसाब से देखा जाए तो जितने लोग ये जो एग्जिट पोल वगैरह दिखाते हैं या प्री पोल जो करते हैं वो क्या है, आपने कौन सा कोई एक घर जाके थोड़ा सर्वे कर लेते हैं। एक आपने अगर सपोज करो 100 लोगों से आपने इंटरव्यू लिया और आप उसको हम क्यों भरोसा करें, और वो झूठा भी साबित हो रहा है हर बार, जो बोलते होता तो नहीं है। कम से कम इलेक्शन कमीशन सड़क पर आ गया है और लोगों को यकीन दिलाने के लिए डेमो कर रहा है। अच्छा कि आप लोग सड़क पर ले आए। सुनिए मेरे पूरी बात सवाल सुनिए। अभी तो उसको ईवीएम वापस भी लेना होगा। आपको लगता है ऐसा हो जाए कि वो मिलने का टाइम तो देने रहे विपक्ष के नेताओं को, जयराम रमेश लेटर्स लिख रहे हैं। केंद्र सरकार तय कर रही है तुम्हें मिलना नहीं मिलना, क्योंकि उसको बना वो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी बात नहीं सुनी। एक व्यवस्था दी थी कि 3 लोग समिति के मेंबर होंगे जो इलेक्शन कमीशन का गठन करेंगे, बिल आ गया। ठीक है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश पर भरोसा नहीं किया और एक बिल लेके आया संसद में और उसको बदल दिया। अब उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे, यानी इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाले 3 में से 2 मेंबर केंद्र सरकार के होंगे। राजेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की बात फिर क्यों नहीं सुन रहा ईवीएम को लेकर के? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हम ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनके संपर्क में, और आने वाली अभी 30 तारीख तक हम उनको रिटर्न में भी दे देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और कंपेनिंग जजेस को कि हमारा आपसे निवेदन है आप लोग मतदाता का भरोसा कायम कीजिए। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जब पेगासस का इस्तेमाल करके लोग कहते थे कि एप्पल के आईफोन में गड़बड़ नहीं हो सकती, उसका डाटा चोरी नहीं हो सकता, लेकिन पेगासस का इस्तेमाल करके उन्होंने उसमें भी चोरी कर ली, मुख्य न्यायाधीशों तक का उन्होंने रिकॉर्ड करवा लिया और अपने कई मंत्री तक का करा लिया। तो फिर हम ये कौन सा ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है। और फिर दूसरा, सर्वर के द्वारा सारा डाटा डाला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे भरोसा करें? शुक्रिया हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राजेंद्र पाल गौतम हमारे बहुत अच्छे पुराने जानकार भी हैं और लगातार जो है वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप देखिए प्रताप भानु मेहता जो है वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। भानु प्रताप सिंह, माफ़ कीजिएगा। ये झंडा बरदार हैं जो ये प्रदर्शन चल रहा है ईवीएम को लेकर के। एक कमेटी बनी है और 31 तारीख को चुनाव आयोग की घेराव को लेकर के आह्वान किया है। बामसेफ जो कि एक संगठन है उसने ये कॉल दी है। और अभी भी आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये मुहिम बढ़ती जा रही है। सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के ओवरसीज़ विंग के प्रमुख हैं, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 तारीख को संबोधित करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ टेक्निकल बातें सामने रखेंगे। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, महासचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। लेकिन इसके काउंटर नैरेटिव भी हैं। जिस तरीके से देश में माहौल है, गठबंधन नहीं बन रहे हैं, ममता बनर्जी ने गठबंधन करने से मना कर दिया है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कि गठबंधन में वो नहीं जाएंगे। ऐसे में क्या सिर्फ ईवीएम को ही दोष देकर के अगर ये कहा जाए कि बीजेपी जीत रही है तो बहुत ज़्यादा कुछ मुनासिब नहीं होगा। अभी भी ये तमाम जो है लोगों से बातचीत चल रही है और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और लगातार चुनाव आयोग भी जो है लोगों में यकीन दिलाने के लिए, दर्ज कराने के लिए एक वर्कशॉप्स कर रही है, लोगों को बुला रही है, बता रही है कि कैसे ईवीएम काम करती है। तो अब देखना होगा कि कितना यकीन जो है वो जला सकते हैं। हम कोशिश करेंगे राजन जी से बात करने की, जो कि इस कमेटी के सदस्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं और वहाँ पर इस पूरे जो है कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनसे बात करेंगे। संगा साहब, कैसे हैं आप? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया आज आप लोगों ने? एक्चुअली जो टेक्निकल जो खामियां जो थे हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो किस तरीके से जो गलतियां की है, किस तरीके के जो डिस्क्रिपेंसी है वो हमने सबके सामने खुलासा किए। जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके का जो काम होना चाहिए था, जिस तरीके के जो मशीनों में जो टेक्निकली जो सर्टिफिकेशन जो होना चाहिए था, जैसे जो बीईएल जो है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का है, जैसे ईसीआई है ये मिनिस्टर ऑफ इसका भारत सरकार का है। तो उनमें जो टेक्निकली जो एक्सपर्ट जो जिस तरीके के, जैसे आप समझिए कि जो खाने पीने के सामान में एफएसएसआई के सर्टिफिकेट लगता है, जैसे आप एक टैबलेट खरीदते हैं उसमें ड्रग लाइसेंस के वो लगता है, तो उस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है उसमें बीआईएस के सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी का जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमने आरटीआई के द्वारा हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस कंपनी का, किस जो ऑथराइज जो सर्टिफिकेशन कंपनी ने इसको ऑथराइज किया, तो उन्होंने ये आंसर दिया कि फलाना कंपनी, फलाना अथॉरिटी आकर के इसको इंस्पेक्शन किया, सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया। ये हमारा खुलासा था। दूसरा चीज़, जो असम में एक दिमा हसाओ एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक बूथ है, उसमें सिर्फ मात्र 90 मतदाता, ओनली 90 वोटर है, उसमें पाया गया कि 171 वोट ईवीएम के द्वारा जब काउंटिंग हुआ तो 171 वोट आया, वहाँ की जो मतदाता एक्चुअल मतदाता ओनली 90। इस तरीके का मध्य प्रदेश में अभी जो हुआ है, तो उस तरीके का जो हमने खुलासा किया। बाकी जो है हम 25 फरवरी को हम पीएमओ को घेराव करेंगे। 31 तारीख को आप लोग चुनाव आयोग के घेराव करने की बात करें बामसेफ के साथ में? हाँ, ये जो है ये घेराव नहीं करेंगे, ये जंतर मंतर में प्रदर्शन है, वो रैली है बामसेफ के साथ। ये सिर्फ बामसेफ का नहीं, ये ऑल इंडिया की जो हम एक कमेटी, मतलब वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद अदर। 31 तारीख को जंतर मंतर पर रैली? यस, 31 तारीख को जंतर मंतर पर होंगे और 25 तारीख को 11 बजे हम मंदी हाउस में इकट्ठे होंगे। उसके बाद हम पीएमओ के पास जाएंगे, पीएमओ से हो करके हम राष्ट्रपति जी के पास हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। ये तो आपको लगता है कि सुनवाई होगी आप लोगों की? देखिए, देश का पार्टियां तो आपके साथ, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह भले ही बोल रहे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ साथ नहीं दिखता कि विपक्षी पार्टियां आपके साथ खुल करके सामने आ रही हैं। देखिए, मैं आपको सीधा बताता हूँ, राहुल गांधी चाहे रैली कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, न्याय यात्रा कर ले, कुछ यात्रा कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ईवीएम रहेगा, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं जीतने वाला। तो हम कांग्रेस पार्टी को भी, जो अपोजिशन को भी, देखो वोट हमने नहीं लड़ना, वोट लड़ना उन्होंने, हम उनके लिए भलाई के लिए बोल रहे हैं। अपोजिशन पार्टी सामने आओ, अपोजिशन पार्टी को ये करना जरूरी है, क्योंकि हम तो जनता है, वी आर एक सिविल सोसाइटी, हम जागरूक नागरिक है। हमारा साथ जो है सिर्फ एक आधा 10 15 20 नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हंड्रेड्स ऑफ एडवोकेट्स है जो सुप्रीम कोर्ट, हम परसों भी जो सुप्रीम कोर्ट में हमने चीफ जस्टिस के सामने अपील किया है, प्रदर्शन किया है। हमारा कहने का मतलब कि लॉ ऑफिसर ऑफ द लॉ वो हमारा साथ में है। तो अब भारत सरकार को तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया है, आप लोगों के मंच का क्या नाम है? आप लोगों ने ईवीएम हटाओ, क्या है? संयुक्त मोर्चा। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। हाँ जी। तो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले आज भानु प्रताप सिंह जो कि लॉयर हैं, संघा साहब है, हिजम राजेंद्र सिंघा जी, सिंघा मैं सही, हाँ, तो सिंघा साहब है, राजेंद्र पार गौतम है, इन लोगों ने आज ऐलान किया है कि 31 तारीख को बामसेफ के साथ सब मिलके एक जंतर मंतर बड़ी रैली और 25 तारीख को पीएम ऑफिस का घेराव करने का इन्होंने ऐलान किया। अब देखते हैं कितना हो पाता है, और विपक्षी पार्टियों इनका साथ अब तक नहीं मिला है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि विपक्ष तो एक हो ही नहीं पा रहा है। इंडिया में आप चाहते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में गठबंधन हो नहीं रहा है, बाकी जगह भी खींचतान चल रही है। तो अब देखते हैं कि आगे ईवीएम को लेकर के विपक्षी पार्टी एक होंगी, एक बड़ा सवाल है। सौरभ जी, मैं एक सप्लीमेंट देना चाहता हूँ। आप तो मणिपुर स्वयं होकर के आए, मणिपुर को किस तरीके से जो है आप 2 डिवीज़न में जो फैलाया गया, 3 डिवीज़न में फैलाया गया। मणिपुर में 3 मुख्य जो कम्युनिटी है, जाति है, तो उसमें जो सरकार ने आपको किस तरीके का जो है जो मणिपुर में जो जिस तरीके के जो चल रहा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, हमने आपको एनडीटीवी में सॉरी हमने आपको हमने आप सीनियर मतलब वहीं से बना हूं, मैं वहीं की पैदाइश हूं, तो हम आपके जो पत्रकारिता को हम बहुत गहराई से देखते हैं। तो आपने मणिपुर के बारे में आपने जो देखा है, तो ये बिल्कुल जो है आप देश एक, मणिपुर में तो हालात बहुत ख़राब है। मुझे लगता है कि शायद राम मंदिर की स्थापना हुई, सब बहुत खुश हैं, लेकिन मणिपुर में शांति की स्थापना हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जो नाइजीरिया में जैसे हो रहा था,
नाइजीरिया में भी ऐसे नहीं होगा, जिस खुले आम बंदूक जो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ जो लोग चल रहा है। मैंने देखा किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर पर वो एक बड़े वेपन से फायर कर रहे थे, मतलब वाकई में मतलब वहाँ तो बहुत बुरे हाल मैंने एक वीडियो आपसे शेयर भी किए थे, जो इतनी लंबे जो हथियार जो है वो किसी आम जो जैसे जो डाकू के पास ऐसे हथियार नहीं, तो बिल्कुल बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक सोफिस्टिकेटेड जो जिसको फौज के पास जो होना था, उस हथियार से हेलीकॉप्टर पे जो फायरिंग किया गया। नरेंद्र मोदी जी से हमें अपील है, नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को एक बार देखिए, अदरवाइज अब बर्मा की तरफ से जो अटैक हो रहा है, अगर ये पाकिस्तान बॉर्डर होता तो ये नेशनल मीडिया पे बहुत बड़ी चर्चा होता है। मीडिया ने भी बहुत नाइंसाफ़ी और पक्षपात किया है मणिपुर के साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री ने किया है। तो उम्मीद है हालात बदलेंगे, लेकिन ईवीएम को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात तो बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं राजन जी और तमाम लोग, लेकिन विपक्ष की एकता ईवीएम को लेकर नज़र नहीं आती। गठबंधन कई जगह हो नहीं रहा है। राहुल गांधी असम में न्याय यात्रा कर रहे हैं और आगे देखना होगा कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन माहौल देश का फिलहाल तो ऐसा लग रहा है नॉर्थ इंडिया को तो कम से कम राममय तो हो ही गया है। नॉर्थ इंडिया में राममय हो गया, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी उस तरीके का होना चाहिए था। वेरी बैड लक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत जो है सेंट्रल मणिपुर से हैं संघा साहब और वो वहाँ की बात कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ ही बहुत गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।